शुरू करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। तो पिछले लेक्चर में देख रहे थे हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, पिछले लेक्चर में देखे थे। आज हम देख रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर 2 डायमेंशन में पिछले लेक्चर में देख चुके थे। अब यहां पे हमने लेट कर लिया कि ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है एंड दिस इज जेड एक्सिस, एंड वी आल्सो लेट वेक्टर ए इन एक्स वाई जेड प्लेन makes an angle alpha with x axis, beta with y axis and gamma with z axis, and we let ax, ay and az be their x, y and z components respectively. Then from vector law of addition we write वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। क्लियर है? हमने लेट कर लिया कि एक वेक्टर ए है जो एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई से बीटा और जेड से गामा एंगल बना रहा है, और ये भी लेट कर लिया वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट ए एक्स है, वाई कंपोनेंट ए वाई है और जेड कंपोनेंट ए जेड है। मीन्स ये ए एक्स, ए वाई, ए जेड इस वेक्टर का कंपोनेंट्स है। अगर तीनों वेक्टर को वेक्टर सम करेंगे तो फिर ये वेक्टर ए मिलेगा हमको, इसीलिए हमने लिख दिया वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, क्योंकि ए एक्स, ए वाई, ए जेड ये तीनों का कंपोनेंट्स है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये वेक्टर ए है, ए एक्स वेक्टर में ए एक्स के मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी कर दिया और ए एक्स के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई भी कर दिया। फिर ये मेरा वेक्टर ए वाई जो है, इस ए वाई वेक्टर में ए वाई के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया और ए वाई के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सिमिलरली वेक्टर ए जेड में ए जेड के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया और ए जेड के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो हो जाएगा वेक्टर ए इक्वल टू, हम पढ़ चुके हैं पहले, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड to give the direction of unit vector। ये ax divided by ax का मैग्नीट्यूड ये i हो जाएगा, ये ax प्लस ये ay by ay का मैग्नीट्यूड j हो जाएगा ay, और az by az का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा k az। मीन्स x कंपोनेंट मेरा क्या आ गया, इस वेक्टर को कैसे लिखा हमने, वेक्टर ए इक्वल टू मेरा आ गया आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड। क्लियर है? क्लियर है। अब आई ए एक्स का वैल्यू क्या होगा, अगर हम आई ए एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो इधर इसका कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस अल्फा, इसका हो जाएगा ए कॉस बीटा, और ये क्या हो जाएगा ए कॉस गामा। मीन्स ए एक्स का जो वैल्यू आया है, ए एक्स वेक्टर, या इसी को हम लिखते हैं आई ए एक्स या आई ए एक्स, इसका वैल्यू कितना आया है ए कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा ये मेरा ए एक्स का वैल्यू आया। फिर ए वाई का वैल्यू कितना है जे वाई, ये मेरा क्या है ए कॉस बीटा। फिर ए जेड का वैल्यू कितना आया है आई ए जेड, जे ए जेड और के ए जेड, और ये हो जाएगा मेरा ए कॉस गामा। क्लियर है? अगर यहां से अल्फा निकालना है तो कॉस अल्फा इक्वल टू ए एक्स बाय ए, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए एक्स बाय ए आएगा, और बीटा का वैल्यू कितना आएगा कॉस इनवर्स ए वाई बाय ए, और गामा का वैल्यू कितना आएगा
कॉस इनवर्स ए जेड बाई ए, ये जो मेरा एक्स वाई जेड कंपोनेंट है, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट ए कॉस अल्फा, वाई कंपोनेंट ए कॉस बीटा, जेड कंपोनेंट ए कॉस गामा, हमने पहले बताया था पिछले लेक्चर में या उसके भी पिछले लेक्चर में, द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू कोसाइन एंगल। किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो इक्वल होता है उसके मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कोसाइन एंगल, तो उसका कंपोनेंट निकल जाता है। तो हमने देखा कि वेक्टर ए का हमने एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट किया, तो ए कॉस अल्फा, वाई कंपोनेंट ए कॉस बीटा, जेड कंपोनेंट ए कॉस गामा, तो कंपोनेंट निकाल लिया। अगर यहाँ पे हम एक क्वेश्चन दे आपको, क्वेश्चन में दिया है, अगर हम क्वेश्चन दें, क्वेश्चन है इफ वेक्टर पी वेक्टर ए, क्वेश्चन है इफ वेक्टर ए makes equal angle with x, y and z axis respectively, then calculate the components of वेक्टर ए। क्वेश्चन है अगर एक वेक्टर ए है जो एक्स वाई और जेड एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है, तो उसका कंपोनेंट्स क्या होगा, मींस एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमने लेट कर लिया, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये कोई भी वेक्टर ए है जो एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई से बीटा एंड जेड से गामा, और क्वेश्चन में गिवन क्या है, अल्फा इक्वल है बीटा का इक्वल है गामा का। इसको हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा इक्वल होगा कॉस बीटा इक्वल होगा कॉस गामा का। इसको अगर ए से मल्टीप्लाई करते, ए कॉस अल्फा इक्वल हो जाएगा ए कॉस बीटा इक्वल हो जाएगा ए कॉस गामा का। इसको हम क्या कहते हैं, ए एक्स, इसको क्या कहते हैं ए वाई, इसको क्या कहते हैं ए जेड, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, बिकॉज ऑल एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए का मैग्नीट्यूड ए यहाँ पर हो जाएगा, सारे के वैल्यू को ए एक्स नहीं लिख सकते हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर को भी लिख दिया हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड को भी लिखा ए एक्स स्क्वायर। ये मेरा हो जाएगा रूट अंडर 3 ए एक्स। सो ए एक्स का वैल्यू कितना आएगा, ए बाय रूट 3, और ए वाई का वैल्यू निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा, ए बाय रूट 3, और अगर हम ए जेड का वैल्यू निकालेंगे, ए जेड का वैल्यू कितना आएगा, ए बाय रूट 3 ही आएगा। मीन्स अगर कोई भी वेक्टर जो एंगल बना रहा है एक्स वाई जेड से इक्वल एंगल, अगर अल्फा इक्वल टू बीटा था इक्वल टू गामा, इधर का कंपोनेंट ए बाय रूट 3, इधर का भी ए बाय रूट 3, इधर का भी ए बाय रूट 3 ही आया। मीन्स ए बाय रूट 3 आई, ए बाय रूट 3 जे, ए बाय रूट 3 के आया। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे, चलते हैं आगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D चल रहा है। अब आपको एक क्वेश्चन है, उस दिन हम एससी वर्मा का मैक्सिमम क्वेश्चन करा चुके थे। अब एक क्वेश्चन है एससीवी का, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D का, एससीवी क्वेश्चन नंबर एससीवी का एक्सरसाइज का। आज हम इसका पीडीएफ भेज देंगे, क्वेश्चन का आप लोग बनाएंगे। एससीवी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। कहता है एक मॉस्किटो नेट है जिसका साइज 7, 4 एंड 3 फुट दिया हुआ है। एक ये मॉस्किटो नेट है जिसको मच्छरदानी कहते हैं, दिस इज अ मॉस्किटो नेट, और इसका दिया हुआ है साइज
ये मॉस्किटो नेट है, ये मॉस्किटो नेट है, और इसका जो साइज दिया हुआ है 7 फुट, तो यहां से लेके यहां तक ये मेरा साइज दिया हुआ 7 फुट का, और ये दिया हुआ है मेरा 3 फुट, और ये जो हाइट है, ये हाइट दे रखा है 4 फुट, और कहता है एक मॉस्किटो एक कॉर्नर के होल से निकलता है, यहाँ इस कॉर्नर से एंट्री मारता है, इसके जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर पे चला जाता है। मींस इसका ऑपोजिट कॉर्नर कहाँ है, यहाँ पे है, ये यहाँ से निकलता है, ये जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर पे पहुंच जाता है। तो इस मॉस्किटो का कहता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आप देखो यही मेरा इसका एक्स एक्सिस है जो कितना दिया हुआ है 7 फुट, और ये मेरा यहाँ पे इसका ये वाई एक्सिस है, ये कितना दिया हुआ है 3 फुट, और ये इसका जेड एक्सिस है जो कितना दिया हुआ है 4 फुट। मीन्स इस मॉस्किटो का एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट एक्स कंपोनेंट कितना दिया हुआ है 7 फुट, वाई कंपोनेंट कितना दिया हुआ है 3 फुट, और जेड कंपोनेंट कितना दिया हुआ है 4 फुट। तो अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालें तो अगर इसको हम ले लें ओ बी, तो ओ बी जो हो जाएगा मेरा, ओ बी हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। सो ओ बी इक्वल टू 7 7 जा 49 प्लस 9 प्लस 16, अगर हम इस सब को जोड़ें 9 9 18 18 8 6 14 4 4 5 6 74 फुट, मीन्स √74 फुट आएगा। इस क्वेश्चन था एक मॉस्किटो नेट के एक कॉर्नर से एक मॉस्किटो एंट्री मारता है, उसके जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर पे पहुंचता है, उस मॉस्किटो का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। और उसमें ये भी पूछ रहा था उसका एक्स कंपोनेंट क्या है, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट बताइए। तो एक्स कंपोनेंट मेरा 7 फुट, वाई कंपोनेंट 3 और जेड कंपोनेंट 4 फुट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है एससीबी का। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सपोज इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4.5 यूनिट। कोई भी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4.5 यूनिट दिया हुआ है, 4.5 यूनिट ड्यू नॉर्थ डायरेक्शन में दिया हुआ है। इसको हम बना दिया, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये वेक्टर का डायरेक्शन ये इधर है जिसका मैग्नीट्यूड 4.5 यूनिट नॉर्थ है। तो कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ए में कह रहा है 3a का वैल्यू बताइए, और बी में कह रहा है -4a का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो 3a का वैल्यू 3a का मॉडुलस, तो 3a का मॉडुलस कितना 4.5 कितना हो जाएगा 5 3 15 4 3 12 13 13.5 यूनिट नॉर्थ। अगर -4a का निकालें, 4a का ये हो जाएगा -4a का मॉडुलस, और -4a का मॉडुलस कितना है 4.5। इसको करेंगे तो 4 3 20 2 4 4 16 2 18 -18, ये इसका डायरेक्शन इतना यूनिट, इसका डायरेक्शन होगा साउथ। क्लियर है? फर्स्ट का क्या होता 13.5 यूनिट नॉर्थ -18 यूनिट साउथ। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 10 था। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का एक्सरसाइज का एससीबी कहता है। क्वेश्चन नंबर 11, टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 2 मीटर एंड 3 मीटर, द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री।
दो गो वेक्टर है और इसका कहता है स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट बताइए। तो अभी हम स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट नहीं बताए हैं, इसके बाद बताते हैं आप लोग को तो बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है लेट 6 वेक्टर, ये मेरा एक रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है, इस तरह से ये एक रेगुलर हेक्सागन है। अब देखो यहाँ पे एक वेक्टर है, फिर एक वेक्टर, फिर एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ जो है मेरा, ये जो है मेरा वेक्टर A1 है, फिर ये मेरा वेक्टर A2 है, फिर ये मेरा वेक्टर A3 है, ये मेरा वेक्टर A4 है, ये मेरा वेक्टर A5 है और ये मेरा वेक्टर A6 है। कहता फिर हम यहीं पे पहुंच गए हैं और जो फर्स्ट तो कहता है प्रूफ करके बताइए, पॉलीगोनल लॉ को यूज करके प्रूफ करके बताइए cos 0 डिग्री प्लस cos π/3 प्लस cos 2π/3 प्लस cos 4π/3 प्लस cos 5π/3 का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 0 होगा। हम इसको यूज करते हैं, आप जानते हो अगर हम यहाँ से यहाँ और इसके बीच का निकालें तो ये मेरा पहला रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो क्या होगा, वेक्टर A1 प्लस वेक्टर A2। फिर अगर हम इसके साथ निकालते हैं तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। फिर इसके साथ फाइनली ये यहीं पर आ जाता है। सो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इसका, 0। अगर हम एंगल से निकालें ये वेक्टर x एक्सिस के पैरेलल है और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अगर हम यहाँ पे एंगल आते हैं तो यही एंगल 60 डिग्री है जिसको π/3 लिखा हुआ है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। क्लियर है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये एक वेक्टर है जो मेरा फर्स्ट वेक्टर से जो एंगल बना रहा है 2π/3 मीन्स 2π का वैल्यू 180 डिग्री बाय 3, 3 6 18 120 डिग्री एंगल होगा और cos 120 का वैल्यू -1/2 होता है। फिर प्लस 4π/3, तो 4π/3 अगर हम करते हैं तो 4π/3 60 डिग्री, 6 चौका 24 240 डिग्री और इसका वैल्यू √3/2 होगा। फिर प्लस ये -√3/2 होगा, इक्वल टू क्या होना चाहिए, देखते हैं निकाल करके। और यहाँ जो देखते हैं यहाँ पे आगे वाला वैल्यू इसमें आपका था cos 0 डिग्री, cos π/3, cos 2π/3, एक और था cos 3π/3, cos 4π/3, cos 5π/3। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, cos π/3 60 डिग्री -1/2, cos 2π/cos यहाँ पे मेरा है 2π/3 तो 120 डिग्री आएगा और cos 120 का वैल्यू -1/2। फिर cos 3π/3 मीन्स cos π, cos 180 का वैल्यू होता है मेरा -1। फिर प्लस 4π/3 और 4π/3 240 डिग्री हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है -1/2। और cos 5π/3 300 डिग्री होगा, इसका वैल्यू होता है 1/2। ये LHS से चल रहे हैं हम लोग, 1 से 1 कैंसिल, 1/2 से 1/2, ये 1/2 से 1/2 इक्वल टू 0 मीन्स LHS इक्वल हो गया RHS का। ये मेरा वेक्टर था क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। तो आप लोग को हम फिर इस SC वर्मा के बुक का एक्सरसाइज का PDF भेज देते हैं, इसको बना करके देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं जो ये प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दो तरह का होगा, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज के लिए इतना ही, बाय।